नमो नमः दोस्तों, आज हम संधि का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में ये 4 नंबर का है। संधि के अंतर्गत सबसे पहले हम व्युत्पत्ति, परिभाषा, भेद, भेदों के भेद इत्यादि हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम व्युत्पत्ति की बात करें कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द निष्पन्न हुआ है। अर्थात सम उपसर्ग पूर्वक या सम उपसर्ग धा धातु से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द बनता है। सम उपसर्ग है, ये जो धा धातु है ये संस्कृत में एक डूदांग सूत्र से धा धातु ली गई है। यहाँ पर इस तरह का लोप कर देंगे तो धा शेष रहता है। और ये जो की है ये उपसर्गे धो की सूत्र से की प्रत्यय लिया गया है और इन तीनों को मिलाने पर यहाँ पर ये संधि शब्द निष्पन्न होता है। इसके बाद हम परिभाषा की बात करें तो देखिए, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, दो वर्णों को परस्पर मिलान करने पर संधि होती है या संधि कहते हैं। हम यहाँ पर एक संस्कृत में सूत्र के आधार पर वर्ण संधानम संधि, ये एक संधि का सूत्र समझें परिभाषा के रूप में। वर्ण संधानम संधि अर्थात वर्ण संधानम का मतलब है द्वयो वर्णयो परस्परम सम्मेलनम संधि इति कथ्यते। कहने का तात्पर्य यह है कि दो वर्णों को परस्पर मिलाना, दो वर्णों का आपस में संधान करना, मिलाना संधि कहलाता है। और बालकों में एक जानकारी दे दूं, महर्षि पाणिनि के अनुसार भी, महर्षि पाणिनि ने भी एक संधि की परिभाषा दी है, परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता, ये महर्षि पाणिनि ने परिभाषा दी है। परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता, वर्णानाम अत्यंत निकटता इति संहिता कथ्यते। वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहते हैं। यह बात आती है कि दो वर्णों को परस्पर मिलाने से जो कार्य होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। और यहाँ पर वर्णों की जो अत्यंत निकटता है अर्थात वर्णों को जो आपस में मिलाते हैं उसे हम संहिता कहते हैं। तो बालकों, आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ भी दो वर्णों को मिलाना है, यहाँ भी दो वर्णों को मिलाना है। तो संधि और संहिता दोनों आपस में पर्यायवाची शब्द हो गए। अर्थात निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि संधि और संहिता दोनों एक ही बात है। अब हम चलते हैं यहाँ पर वर्णों के मिलने से यदि विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि या संहिता कहते हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर उसे हम संयोग कहते हैं। जैसा कि हमने अभी परिभाषा में पढ़ा कि वर्ण संधानम संधि, वर्णों को संधान करने पर, वर्णों को संधान करने पर संधि कहते हैं, और पर सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की जो अत्यंत निकटता होती है उसे संहिता कहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि दो वर्णों को जब आपस में मिलाओगे लेकिन उसमें विकार उत्पन्न होता है, शर्त यह है कि विकार या परिवर्तन होना चाहिए, तब संधि या संहिता होगी। लेकिन यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर उसे क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। फिर क्या कहेंगे बालकों? संयोग। चलिए मैं 3 उदाहरण के माध्यम से आपको बता देता हूँ संधि क्या है, संहिता क्या है और संयोग क्या है। देखिए साहब, एक उदाहरण है जैसे दैत्य प्लस अरि, जैसे उत प्लस नति। तीसरा उदाहरण है महत प्लस त्वम। जैसा कि अभी हमने संधि के भेदों को नहीं पढ़ा है, फिर भी हम इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से समझना चाहते हैं कि अगर परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं और परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे हम संयोग कहते हैं। तो किस प्रकार से देखिए, दैत्य प्लस अरि, पूर्व ज्ञान पर आधारित हम बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये प्रथम शब्द है जैसे, और ये द्वितीय शब्द है। जब भी संधि कार्य होगा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में, इन दोनों को मिलाने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब मिलाना। अब बात यह आती है कि विकार उत्पन्न हो गया तो संधि होगी, लेकिन अगर विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे बालकों? संयोग। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से, यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण य में स्थित अ और बाद में भी अ आ रहा है, तो अ प्लस अ बराबर आ होता है। तो यहाँ पर ये शब्द बना साहब दैत्यारी। आपने देखा होगा यहाँ परिवर्तन हुआ, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ आ रहा है और बाद में भी अ है, तो इन दोनों को मिलाने पर आ हुआ। जब दोनों को मिलाने पर आ हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होते ही यहाँ पर शब्द बना दैत्यारी। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम संधि भी कह सकते हैं और इसके अलावा इसको हम संहिता भी कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण है उत प्लस नति। उत प्लस नति, यहाँ पर देखिए पहला शब्द उत है। पहला शब्द क्या है? उत। उत का अंतिम वर्ण यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर ये त है। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण न है। अनुनासिक संधि की दृष्टि से हम देखें तो तय के बाद में जो न आता है तो तय का क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपने देखा होगा शब्द बना उन्नति। तो यहाँ पर ये परिवर्तन हुआ, इस तरह से परिवर्तन हुआ। तो तय का न होना परिवर्तन होना है, और परिवर्तन होते ही हम उसको क्या कहेंगे? संधि या संहिता कहेंगे। चलिए साहब, अब हम तीसरे उदाहरण की यहाँ पर बात करें, जैसे महत प्लस त्वम। महत प्लस त्वम में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में तय आता है और बाद में भी तय आ रहा है आधा। अब यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आधा तय और आधा तय दोनों मिलकर के पूरा तय नहीं होगा, क्योंकि आधा तय और अ होगा तब ये पूरा होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? तय के बाद भी आधा तय आता है, तो इस तरीके से ये स्थिति बनती है। तो आप देख रहे होंगे इस उदाहरण में यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि दोनों जो व्यंजन वर्ण हैं उनको ऐसे कैसे हमने लिख दिया, जैसे कि महत, तो ये आपका शब्द बन गया महत्वम, यानी कि दोनों आदत है, इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। चलिए साहब, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, ये जो उदाहरण है महत्वम किसका बना ये? क्योंकि इसके अंदर विकार नहीं हुआ है, तो ये आपका संयोग का उदाहरण हो गया है। चलिए साहब, अब हम आगे बढ़ते हैं।
संधि की अनिवार्यता। देखिए साहब, संधि की अनिवार्यता कहने का तात्पर्य है कि संधि की अनिवार्यता कहाँ कहाँ सिद्ध होती है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर एक पद में। जब दो पद हो तो उनको एक पद करने में संधि की अनिवार्यता होती है। दूसरा है उपसर्ग और क्रियापद में। तीसरा है समास में। अब इनको उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि एक पद में कैसे करना है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, ने प्लस अनम। देखिए बालकों, ध्यान दें इधर, ये दो शब्द हैं यहाँ पर। पहला शब्द है ने और दूसरा शब्द है अनम। इन दोनों को मिलाने पर एक नया शब्द बनता है नयनम। कैसे बना? जैसा कि आपने पूर्व कक्षाओं में अयादि संधि पढ़ी होगी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए आता है और बाद में यदि कोई स्वर हो तो ए का क्या हो जाएगा? अय। क्या हो जाएगा? अय। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नयनम शब्द बनता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब दो पद अलग अलग हो तो वर्णों की जो अत्यंत निकटता के माध्यम से हम एक शब्द बना सकते हैं। चलिए अगला कहता है हमारा उपसर्ग और क्रियापद में। कहने का मतलब एक उपसर्ग आ जाए और दूसरा शब्द क्रियापद आ जाए तो उन दोनों को भी हम मिला करके एक शब्द बना सकते हैं। जैसे कि नी प्लस अवसत। प्रस्तुत उदाहरण में देखें आप, यहाँ पर नी प्लस अवसत दो शब्द हैं, दोनों शब्दों को एक करना है, अर्थात ये नी क्या कहलाएगा? यहाँ पर एक उपसर्ग है, ये क्रियापद है। ये वस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है और इन दोनों को मिलाने पर हमें एक शब्द बनाना है। तो ध्यान दें इधर, जैसा कि आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा होगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ई आ रहा है और बाद में ए आ रहा है। ए आने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? असमान स्वर। जब इस प्रकार की स्थिति हो तो इको यणचि सूत्र के आधार पर यण संधि में आपने पढ़ा होगा, ई के बाद में यदि असमान स्वर आता है तो ई का हम यह करते हैं। तो यहाँ पर भी आदन है, यह को इसमें मिला देंगे, यह पूरा हो जाएगा और यह आपका न्यवसत शब्द बन जाता है। अब हम बात करते हैं समास में। समास में कैसे करते हैं? देखिए, जैसा कि शब्द है हिमस्य आलय। जैसा कि बालकों में आपको बता दूं, समास में कभी भी बीच में, शब्दों के बीच में प्लस का चिन्ह नहीं आता है। केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है, इस तरह के उदाहरणों में शब्द अलग अलग होंगे, उसको कहते हैं समास विग्रह। जब आप शब्दों को मिलाएंगे तो आपको तत्पुरुष समास पढ़ा होगा आपने। तत्पुरुष समास का नियम ये कहता है कि दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जब दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाएगा तो इसका मतलब है कि प्रथम शब्द में से विभक्ति का लोप होना है। और जैसे हिमस्य में से विभक्ति का लोप आदर्श है और यह लोप हो गया तो पद क्या रह गया हमारे पास? हिम। पद क्या रह गया? हिम। और स्वतः ही हिम के बाद में आलय। अब हम जानकारी के लिए प्लस लगा सकते हैं, तो ये हो गया आलय। तो यहाँ पर ये शब्द क्या बन गया? हिमालय। हिमालय अर्थात दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप करेंगे, जैसा कि तत्पुरुष समास में हम पढ़ते हैं। चलिए साहब, अब हम चलते हैं संधि के भेद की ओर। देखिए, संधि के भेद। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु
सिद्धांत कौमुदी के प्रणेता कौन है बालकों? वरदराज। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रणेता वरदराज के अनुसार संधि के 3 भेद माने गए हैं। 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा अच। अच का नाम सुना है? अच का मतलब होता है स्वर। तो यहाँ पर नाम हो गया अच संधि या स्वर संधि। दूसरा हल। हल सुना है आपने? हल का मतलब होता है संपूर्ण व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं, ये प्रत्याहार है। और यहाँ पर हल का मतलब हो गया व्यंजन। तो यहाँ पर ये आपका नाम हो गया यहाँ पर हल संधि या फिर व्यंजन संधि। हल संधि भी लिख सकते हैं, व्यंजन संधि भी लिख सकते हैं। तीसरा जो नाम है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब मैं आपको यहाँ पर तीनों की मुख्य जो पहचान है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, क्योंकि सबसे पहले अब हम अच संधि के भेद पढ़ेंगे, फिर हल के पढ़ेंगे, फिर विसर्ग के पढ़ेंगे। ये थोड़ा लंबा चलेगा टॉपिक, लेकिन मैं आपको एक मोटी पहचान जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्वर संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन का उदाहरण है या विसर्ग का उदाहरण है। तो जैसा कि बालकों मैं आपको बता दूँ कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यदि कोई स्वर आ जाए, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यदि कोई स्वर हो, और स्वर कैसे आएंगे मैं आपको जानकारी दे दूं। जैसे मान लीजिए अभी हमने पढ़ा हिम, तो ये पूरा आया, लेकिन मैं में स्थित क्या है? अ। तो एक तरीके से हमने स्वर को अलग कर दिया। तो यहाँ पर स्वर के बाद में यदि कोई स्वर आ जाए तो समझ लेना कि ये स्वर संधि का उदाहरण है। अभी मैंने केवल स्वर संधि की पहचान बताई है आपको, न कि मैंने इनके भेदों की पहचान बताई है। मैं सिर्फ यहाँ पर स्वर संधि की पहचान बता रहा हूँ। व्यंजन संधि कैसे पहचानेंगे? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यदि आपको हलंत नजर आ जाए, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था महत, तय में हलंत था, तो वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। भेदों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यदि हलंत आ जाए, उसके बाद चाहे कोई सा भी स्वर हो या कोई सा भी व्यंजन आ जाए, तो हमें मोटी तौर पर एक बात समझनी है कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो हमें मुख्य तौर पर यह बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विसर्ग संधि की। तो देखिए, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यदि विसर्ग आ जाए और उसके बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आ जाए, तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। समझे बालकों? मैंने क्या चीज़ बताई आपको? ये एक सिर्फ यहाँ पर पहचान बताई है कि अगर मान लीजिए उदाहरण इस प्रकार का आ जाए, तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना जरूरी है कि ये स्वर संधि का उदाहरण है या व्यंजन संधि का उदाहरण है या विसर्ग का उदाहरण है। अब हम जब भेद पढ़ेंगे तो स्वतः ही हमें पता चल जाएगा ये इस तरह के भेद में आता है। पुनः एक बार और ध्यान दें, इधर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर हो और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में भी स्वर हो, लेकिन इन दोनों में विकार आवश्यक है, तो फिर उसे हम स्वर संधि कहेंगे। इसी प्रकार से प्रथम शब्द के वर्ण अंतिम वर्ण में हलंत हो और बाद में चाहे स्वर या व्यंजन आ जाए, और जो परिवर्तन होगा यहाँ पर उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसी प्रकार से विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन और यहाँ पर जो परिवर्तन होना है वो आप विसर्ग संधि की श्रेणी में रख सकते हैं। अब चलते हम एक एक भेद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अच या स्वर संधि। तो ध्यान दें, इधर सबसे पहले जो मुख्य भेद है उसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए साहब, नंबर 1 अच या स्वर
संधि। सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी परिभाषा और इसके भेद। ध्यान दें इधर, जब प्रथम शब्द के, आप परिभाषा को अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं, जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर हो तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में भी स्वर हो, उन दोनों स्वरों को मिलाने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर हो तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में भी स्वर हो, उन दोनों स्वरों को मिलाने पर उनमें जो परिवर्तन या फिर विकार होता है उसे हम स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। अब आप इसको अपने रजिस्टर में उतार लीजिए। देखिए बालकों, परिभाषा उतार ली होगी। अब हम इनके भेद के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर अच या स्वर संधि के भेद। देखिए साहब, भेद की बात करें, जैसा कि भेद के बारे में जब भी पूछा जाता है, सर इसके 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, कोई कहता है 7 होते हैं, मैं कहता हूँ 8 होते हैं, तो भेदों के विषय में मतभेद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अच या स्वर संधि के कुल 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। यानी अच या स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। मैं इन 8 भेदों को बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि। इसको हम सवर्ण दीर्घ स्वर के भी नाम से जानते हैं। सवर्ण दीर्घ स्वर संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। नंबर 2, गुण स्वर संधि। नंबर 3, वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4, यण स्वर संधि। नंबर 5, अयादि स्वर संधि। नंबर 6, पूर्व रूप स्वर संधि। नंबर 7, पररूप संधि। नंबर 8, प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। इनको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला है दीर्घ या स्वर संधि। नंबर 2, गुण स्वर संधि। नंबर 3, वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4, यण स्वर संधि। नंबर 5, अयादि स्वर संधि। नंबर 6, पूर्व रूप संधि या पूर्व स्वर संधि। नंबर 7,
पररूप संधि और 8 प्रकृति भाव संधि। लेकिन हमारे 10th में केवल 7 संधि हमारे कोर्स में है, तो इसी को हम पढ़ेंगे। 9th में केवल ये 5 संधि हमें पढ़नी पड़ती है और 10th में हम 7 संधि पढ़ेंगे। चलिए साहब, अब हम इसमें सबसे पहला भेद जो है दीर्घ स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसने भी पहली संधि को ध्यान से पढ़ लिया उसको आगे की संधि में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए साहब, सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। ध्यान देना, इसका एक सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। ये संधि का सूत्र है। क्या तात्पर्य, मैं पहले आपको सूत्र बता देता हूँ इसकी व्याख्या करके। यहाँ पर ये अक एक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण है वो अ, ई, उ, री और ली, ये 5 वर्णों की अभिव्यंजना की गई है अक प्रत्याहार के अंतर्गत। सवर्णे अर्थात इन्हीं के समान कोई वर्ण आ जाए, इन्हीं के समान कोई वर्ण आ जाए तो उनका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। अर्थात जैसा कि हम सबसे पहले इस अ को ही लेते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत से अपन ने अ को लिया, उसके बाद आता है सवर्ण का मतलब इन्हीं के समान कोई वर्ण ले, तो ले लिया हमने अ धन अ बराबर जब दीर्घ स्वर बनता है तो क्या बन गया ये आ। तो इस प्रकार से परिवर्तन होगा। अब मैं आपको यहीं पर ही कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ध्यान दें इधर। अ के समान अ की सवर्ण संज्ञा आ हुई है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अ के बाद यदि आ जाए तो भी आपको आ करना है, क्योंकि आ क्या है, इसी के समान सवर्ण संज्ञा है। फिर समझ लीजिए, दीर्घ स्वर संधि का एक सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अक का मतलब अ, ई, उ, री के बाद यदि कोई सवर्ण स्वर आ जाए, सवर्ण का मतलब यहाँ पर समान वर्ण, और मैं आपको जानकारी दे दूँ ह्रस्व स्वर भी हो सकता है और दीर्घ स्वर भी हो सकता है। जब ऐसी स्थिति हो तो उन दोनों स्वरों को मिलाकर के जो दीर्घ स्वर बनता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। चलिए मैं परिभाषा आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसको आप लिख लीजिए। जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, उन दोनों स्वरों को मिलाने पर, उन दोनों स्वरों को मिलाने पर जो परिवर्तन होता है, अर्थात दीर्घ स्वर होता है, तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखिए साहब, ध्यान देना, जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो
तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो उन दोनों स्वरों को मिलाने पर जो परिवर्तन होगा, अर्थात दीर्घ स्वर होता है, परिवर्तन होता है और परिवर्तन स्वतः ही यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। चलिए अब मैं आपको, यदि ये परिभाषा समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक डायग्राम बना करके बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। चलिए साहब ध्यान दें इधर। जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए या द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में है, तब ऐसी स्थिति हो तो दोनों स्वर मिलाकर के आ बनता है। यदि ए के बाद में यदि आ आए तो भी आ हो जाता है, आ के बाद में यदि ए आता है तो भी आ होता है, और आ के बाद में यदि आ आता है तो भी आ होता है। जैसा कि मैंने अ के बारे में बताया था, हमें ई उ अ ई उ री और री, द्रि का दीर्घ संधि में कोई उदाहरण नहीं मिलता है, इसलिए हम केवल इन चारों स्वरों के बारे में बातचीत करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर ए को लिया, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए आया, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ए आया, इन दोनों स्वरों को मिलाने पर आ बना। इसी प्रकार से ए धन आ बराबर आ बना, आ धन ए बराबर आ बना, और आ के बाद में आ आया तो भी आ बना। कुल मिला के बाद है कि यहाँ पर दीर्घ स्वर हो गया। अब ऐसे हम ई के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ऊ के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे री के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको और शॉर्ट कर रहा हूँ, ध्यान दें इधर। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए या आ हो और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ए या आ हो तो यहाँ पर आ हो जाता है। यानी ये जो चारों लाइनें हमने लिखी है उसमें हमारे एक लाइन में काम चल जाता है। समझने का प्रयास करें। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए हो और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ए आए तो यहाँ पर आ हो गया, ए के बाद में आ आया तो भी आ हो गया, आ के बाद में ए आया तो भी आ हो गया, और आ के बाद में आ आया तो भी आ हो गया। इस तरह से हमने ए के बारे में पढ़ा। ऐसे ही अब हम आगे चलते हैं ई के बारे में। ई के बारे में बात करें, ई या ई के बाद यदि ई या ई आए तो दोनों स्वर आपस है। इसी प्रकार से अब हम ऊ को लेते हैं। ऊ या ऊ, इनको मिलाने पर क्या बनता है, बड़ा ऊ, इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद हम री की बात करें तो री के बाद यदि री या री आए तो इस प्रकार से री बन जाता है। ये चार नियम आपको इसके अंदर याद रखने हैं। और रही बात इनके उदाहरणों की, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन पुनः जाने से पहले मैं आपको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए हो, बाद में ए हो तो आ हो जाता है, आ के बाद में ए हो तो भी आ हो जाता है, आ के बाद में आ है तो भी आ हो जाता है। इसी प्रकार से ई के बाद में ई आए तो भी ई के बाद में ई आए तो ई के बाद में ई आए तो ई के बाद में ई आए तो ई। इसी प्रकार से ऊ के बारे में, ऊ के बाद ऊ आए तो ऊ के बाद में ऊ आए तो भी ऊ के बाद में ऊ आए तो भी ऊ के बाद में ऊ आए तो भी ऊ हो जाता है। इसी प्रकार से हम री की बात करेंगे। री के बाद में री आए तो री के बाद में री आए तो भी री, और री के बाद में री आए तो भी री, और री के बाद में री आए तो भी री। इनके उदाहरण हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।